नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट 2022 पात्रता परीक्षा के बारे में। क्योंकि बहुत कम समय अब एग्ज़ाम में होने में रह गया है, तो आज हम बात करेंगे अंतिम 15 दिनों की हमारी अचूक रणनीति कैसी हो, ताकि इस एग्ज़ाम को हम हर हाल में अच्छे से बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो सबसे पहले हम कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। वो क्या है कि एक तो हमें नया मैटर पढ़ने से बचना है। हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन था कि हमें एनसीईआरटी बुक्स को, आरबीएससी बुक्स को पढ़ना है, उनके एक स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ना है। अब ये टाइम नहीं रह गया है कि हम कोई भी नया मैटर पढ़ें। हमें अपना जितना भी मैटर पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा है हमने, हमारा राजस्थान की 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों को पढ़ा है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा को पढ़ा है, फिर हमने राजस्थान के संस्कृति और इतिहास की बुक को क्लास 10th की को भी पढ़ा है। तो हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं जो एसएसटी वाले हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो ये हमारे एनसीईआरटी की बुक से बहुत अच्छे से कवरअप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें पीवाईक्यूज़ की उपेक्षा नहीं करनी है। दूसरे ये टॉपिक इसलिए है पीवाईक्यूज़ का कि अगर इस टाइम पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एक बार दो बार नज़रों से निकालते हो, अच्छे से देखते हो, तो आपको ये बहुत बेस के तौर पर काम में आएगा कि आपको पता लगता है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, है ना। और इसी तरह से हमें तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी है रिवीजन की। हमें हमारे सिलेबस को रिवाइज ज़रूर करना है, चाहे आप उस सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार, कई ऐसे महानुभाव होंगे, ऐसे वास्तव में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जो एक ही सिलेबस को 5-5 6-6 बार कवरअप कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, एक बार भी नहीं कंप्लीट हुआ उनका सिलेबस हुआ होगा। तो उनसे भी कहना चाहूँगी कि जितना भी मैटर आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। अगर आपको रिवाइज़ नहीं होगा तो आप तुक्के कर लगाने वाली कंडीशन में आ जाएंगे कि हाँ शायद एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, पर इस कहाँ तक पढ़ा था, क्या इसका आंसर होगा। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है वो अक्षरश सत्य होना चाहिए, उतना ही कन्फर्म होना चाहिए आपका आंसर। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है शॉर्टेस्ट नोट्स बनाना, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना। कीवर्ड्स का मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगी कि मान लो हम जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ते हैं। जीन पियाजे की अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो क्या क्या चीज़ें बताता है। कीवर्ड्स को ध्यान में रख लीजिए आप कि उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं, 0 से 2 की बताई, 2 से 7 की बताई, 7 से 11 की बताई, है ना। और आगे 11 से बाद वाली अवस्था, है ना, 11-12 कई बार मिलता है, 11-12 वर्ष वाली। पहली स्टेज कौन सी आ जाती है, ये आती है हमारी संवेदी गामक वाली, संवेदी गामक अवस्था, है ना। दूसरी अवस्था हमें कौन सी बताई है, 2 से 7 वर्ष वाली, ये उसने बताई है हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तीसरी हमें उसने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक, इसे ठोस के नाम से भी जाना जाता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ हमारी कौन सी आ जाती है 11 से बाद वाली, ये आती है हमारी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसे कीवर्ड्स हमें तुरंत याद हमारे माइंड में आने चाहिए। जनरल जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तुरंत हमें ऐसा रिकॉल होना चाहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, और ऐसे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में हो तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर कीवर्ड्स भी ध्यान में होंगे तो हम आराम से उस क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर पर जा सकते हैं। फिर है हमें यहाँ पर शिक्षण विधियों पर भी ध्यान देना है। आपको अच्छे से मालूम है कि जो 2 लैंग्वेज हम चूज़ करते हैं वो, और चाहे हम एसएसटी सब्जेक्ट से हैं या साइंस मैथ सब्जेक्ट से हैं, वहाँ पर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी आते हैं। शिक्षण विधियाँ हमें दोनों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी पढ़नी पड़ती हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारी ये जो साइकोलॉजी है उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, जो 30 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, ये वही शिक्षण विधियाँ हैं जो इन्हीं में आकर यूज़ होती हैं। टीचिंग मैनेजमेंट इसमें भी आता है उतना ही।
हम चाहे बाल विकास पढ़ें, चाहे व्यक्तित्व विभिन्नताएं पढ़ें, व्यक्तित्व पढ़ें, बुद्धि पढ़ें, हम अधिगम के टॉपिक्स पढ़ें, है ना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं जो पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीएफ है, हर एक में आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड आपस में हो जाती हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के साथ, शिक्षण विधियों के साथ। तो हमारे 50-60 क्वेश्चन तो हमारे सीधा ही यहाँ पर ही आकर सही हो जाते हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को, इन शिक्षण विधियों को बराबर ध्यान देते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अब चीज़ें आ जाती हैं कि पढ़ाई के समय के घंटे अब हमें बढ़ाने होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे भी, कई 17 घंटे भी पढ़ रहे हैं। वो उनकी तैयारी उनके हिसाब से बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे महिलाएं भी हैं खास तौर पर ऐसी, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, जैसे बीइंग अ मदर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो मेरे साथ में जो कई लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो स्कूल में भी काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं, अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अब आपको अपनी तैयारी के कुछ घंटे ज़रूर बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये आखिरी 15 दिन है हमारे लिए। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया भी है कि केवल 60% पासिंग मार्क्स तक ही हमें इसकी तैयारी नहीं करनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो पेपर हार्ड आ जाता है और हमने तो तैयारी इतनी की है 60-65% वाली, और अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 50-55 तक ही रुक सकता है। तो हमें ऐसा रिस्क तो लेना ही नहीं है, क्योंकि मेंस का पेपर होने में हमें बहुत लंबा टाइम मिलने वाला है। दिसंबर जनवरी के आसपास एग्ज़ाम बोला जा रहा है कि मेंस का होगा, रीट मेंस का। तो उसके लिए हम कब एलिजिबल होंगे? जब हम ये पेपर अच्छे से पास करेंगे, जब हम इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे, हमारे इतने नंबर बन जाएं कि हम इसमें अपनी तैयारी को बेहतरीन देख सकें। तो उसके लिए हमें अपने पढ़ाई के घंटों को ज़रूर बढ़ाना होगा। हमें सिर्फ 60% या पासिंग मार्क्स तक, एलिजिबिलिटी तक ही नहीं रहना है, हमें अपनी तैयारी को बेहतरीन करके चलना है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचना है। कितने भी नेगेटिव थॉट्स हों अपने आसपास हो, या कोई लोग अगर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जैसी भी कंडीशन है, इस टाइम पे अपना पूरा फोकस, अपना पूरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम की तरफ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि भले ही आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये 15 दिन आप इस एग्ज़ाम को भी दें। भविष्य के गर्त में क्या है किसी को नहीं पता होता है, लेकिन आपके पास एक मजबूत आधार के रूप पे रीट का एग्ज़ाम एक बहुत वरदान के तौर पर आ सकता है कि अगर हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो हमारे पास इसका मेंस का फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो हमें इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर चलना है। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद। आभार।